नमस्कार दोस्तों। कल वीडियो नहीं डाल पाने के कारण मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आप सभी मजबूरी को समझते हैं। जिस प्रकार का माहौल है, ऑनलाइन क्लास नहीं चल रहा है, जिस कारण से वीडियो कल नहीं डलवा पाया था। वीडियो बना ही नहीं था तो डला था कहां से, है ना। आपसे आज मिलने आया हूं ऑनलाइन ही कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। जहां तक मैंने पढ़ा दिया था मगध पर शासन करने वाले हर्यक वंश के बारे में और उसके शासकों के बारे में बतलाया था। आज मैं आपको बतलाऊंगा शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश के बारे में। सिनेमा नंबर 6 में, सिनेमा नंबर 6, मौर्य वंश। यह है आपको 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। याद रखिए, लेकिन इसकी भूमिका में हमें पहले जानना होगा मौर्य वंश से पहले जो दो छोटे छोटे राजवंशों के बारे में, जिसके बारे में अगर आप जानकारी नहीं रखते हैं तो आपका जो चेन है, आपका जो कनेक्शन है वह टूट जाएगा मगध में। इसीलिए आप लोग को हर्यक वंश के बाद जानना होगा कि शिशुनाग वंश ने शासन किया था। शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश ने शासन किया था। इसके बाद नंद वंश ने शासन किया था। शिशुनाग वंश ने जो शासन किया था यह 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक शासन किया था। 412 से 344। नंद वंश ने जो शासन किया था वो 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक शासन किया था। 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक, और वहां से फिर शुरू हो जाएगा मुख्य रूप से सिनेमा, जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य का इतिहास। याद रखिएगा मेरे जिगर के टुकड़ों, आप लोगों को आज मैं वैसी वैसी रोचक कहानियां सुनाऊंगा जिसे सुन के आपके दिल में खलबली मच जाएगी, आपका मन रात भर आनंदित हो जाएगा। इसी में आएगा सम्राट अशोक का इतिहास मौर्य साम्राज्य में, और यहाँ पे कलिंग के महान राजा पद्मनाभन और सम्राट अशोक की लड़ाई का वर्णन है। और आप लोगों की दिलचस्पी के लिए मैं आपको चंद क्षण पहले सुना ही देता हूं ये कहानी, फिर हम सिस्टमैटिक आगे बढ़ेंगे। आप लोग को पता होना चाहिए कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने कई बातों को सोच के कलिंग पर हमला नहीं किया था। उन्हें ज्यादा रक्तपात पसंद नहीं था, और उन्हें पता था कि कलिंग की जनता को जीतने के लिए, कलिंग को जीतने के लिए, कलिंग की जनता चूंकि अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति बिल्कुल दीवानी थी, राष्ट्र प्रेम में थी, तो उसे मार देना पड़ता सारी जनता को। इसीलिए उसने कलिंग पर हमला नहीं किया था और रास्ते से ही सेना को लौटा लिया था, कलिंग को छोड़ दिया था। इस बात को बिंदुसार ने भी पूरा नहीं किया, लेकिन अशोक ने इसे अपने दिल पे ले लिया, इसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया, और उसने इतना बड़ा साम्राज्य हासिल हुआ था उसको कि उसने सोचा कि अगर कलिंग को नहीं जीता गया तो उसकी ताकत पर धिक्कार होगा। और उसने अपने पूर्वजों को यह समझा कि लगता है ओकरा दम नहीं था, एहेला कलिंग पर हमला नहीं किया था, लेकिन हमारा पास दम है, हम हमला करके दिखलाएंगे। और 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। आप लोग को पता होगा कलिंग युद्ध लड़ने से पहले सम्राट अशोक ने एक संवाद भेजा था कलिंग के राजा पद्मनाभन को कि सुन लो भाई, तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, कलिंग को मैं मौर्य साम्राज्य में मिला लेना चाहता हूं, प्यार से मिल जाने दो, क्योंकि मैं अगर लाठी लठौल पर उतरा तो तुम हमारे सामने नहीं टिकोगे। लेकिन कलिंग के राजा पद्मनाभन ने खुले मन से यह समझौता ठुकरा दिया था कि मैं किसी कीमत में आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। कलिंग की एक एक जनता मर जाएगी लेकिन आपकी अधीनता को स्वीकार नहीं करेगी। और यह बात सम्राट अशोक के लिए ईगो पर पड़ने वाला बात था। समझ रहे हैं ना ईगो क्या होता है, उस पर पड़ने वाला बात था, और उसने अंततः हमला करने का निर्णय किया और 261 ईसा पूर्व में हमला किया कलिंग के साम्राज्य पे, कलिंग के राज्य पे, जो अभी उड़ीसा है। उस जमाने में वह कलिंग कहा जाता था। जब दोनों की सेना आमने सामने आई, इधर सम्राट अशोक की सेना और उधर कलिंग की सेना,
इधर सम्राट अशोक और इधर कलिंग के राजा पद्मनाभन जब दोनों आमने सामने में आए तो दोनों की नजरें जब मिली तो सम्राट अशोक ने अकड़ते हुए कहा कि अरे तुम्हें पता नहीं है कि तुम मेरे सामने कितना देर टिक पाओगे। कलिंग के राजा ने कहा, पद्मनाभन ने कहा कि जरा सुन लीजिए, इतना आसान मत समझिए हमको जीत लेना। मैं जानता हूं कि आप जीत लेंगे, मैं जानता हूं कलिंग को आप जीत जाएंगे, लेकिन आसानी से नहीं जीतेंगे। और याद रखिए, उसकी सेना में, कलिंग की सेना में कुछ महिलाएं थी जिसने खुलकर विरोध किया सम्राट अशोक को, और उसने कहा कि अगर आपको कलिंग की जनता पर इतने दया है कि हम आप संहार नहीं करना चाहते हैं तो लौट जाइए, अन्ना एक्टिंग मत कीजिए, युद्ध कीजिए, सीधा युद्ध आके कीजिए। आपको हम चुनौती देते हैं, हम अपने राजा की तरफ से, पुरुष तो छोड़िए, महिला सैनिक भी आपके सामने मृत्यु तक डट के खड़ी रहेगी। सम्राट अशोक ने क्रोध में आके कह दिया, आक्रमण। आक्रमण शुरू होते ही नदी खून से बह गई, खून से भर गई, जमीन रक्तपात से बिल्कुल भाव विहोर हो गया, पूर्ण रूपेण जमीन रक्त से नहा गई। 1.5 लाख कलिंग की सेना और जनता मारी गई। जब सेना समाप्त हो गई कलिंग की तो वहां की जनता, वहां की महिलाएं, सबों ने युद्ध भूमि में आना स्वीकार कर लिया और मरना स्वीकार कर लिया। लेकिन सम्राट अशोक को यह दिखला दिया कि तुम जितना आसान समझते हो कलिंग को जीत लेना, हम छोटे जरूर हैं लेकिन इतना आसानी से तुम हमको नहीं जीत सकते हो। और दोनों के बीच जो युद्ध हुआ उसमें मौर्य वंश की भी, सम्राट अशोक की भी लगभग 1 लाख सेना मारी गई। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि सम्राट अशोक ही युद्ध हार जाए और कलिंग के राजा पद्मनाभन ही न कहीं युद्ध जीत जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चूंकि कलिंग की सेना उतनी बड़ी नहीं थी जितनी सम्राट अशोक की सेना थी, उसे पूर्वज से ही बहुत बड़ी सेना प्राप्त हुई थी और इस प्रकार जीत अंततः अशोक की ही हुई। लेकिन इतना नरसंहार हुआ था, इतना नरसंहार हुआ था, इतना नरसंहार हुआ था कि अंत में सम्राट अशोक ने जब वो रक्तपात को देखे, जब वो उन महिलाओं को, कलिंग की महिलाओं को करेजा में मुक्का मार मार के सम्राट अशोक को वो श्राप दे रही थी, बद्दुआएं दे रही थी कि हमारे पति, हमारे बेटों की मृत्यु का कारण यही अशोकवा है, तो सम्राट अशोक को खुद पे ग्लानि हुई और उसे जब अहंकार जब उसका टूटा तो उसने इस रक्तपात से भाव विहोर होकर ही कसम खा ली थी कि अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, धर्म और प्यार की बात करूंगा। तो चलिए, ये तो कहानी है, जीता। लेकिन जब वो जीत गया तो एक भी जनता कलिंग की नहीं बची थी जो उसके नाम का जय जयकार मनाए, सब तो मर गया था। महिलाएं कुछ बची थी जो उसको बद्दुआ दे रही थी और बच्चे थे जो रो रहे थे अनाथ होकर। तो ये था कलिंग युद्ध। याद रखिए, इस कलिंग युद्ध को तो मैंने बीच में हिला दिया है आपकी रोचकता के लिए, लेकिन हम चलते हैं फिर से अपने सिनेमा में मौर्य वंश का इतिहास, मौर्य साम्राज्य का इतिहास। सबसे पहले मगध पर हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का शासन प्रारंभ हुआ, जो 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक जाता है। याद रखिए, शिशुनाग वंश के पहले शासक का नाम खुद शिशुनाग ही था। इसके बाद इनके बेटे कालाशोक या काकवर्ण ने शासन किया। कालाशोक को काकवर्ण इसलिए कहा जाता है, काला मतलब काकवर्ण, काक मिस कौआ, अवर्ण मिस रंग, एक का रंग न एकदम मंगरैला से भी ज्यादा डीप करिया था, इसीलिए इसको काकवर्ण की उपाधि दी गई है। जब ये चलता था तो लगता था कि पूरा उजाला कोई पी जाएगा, इतना करिया था, इसलिए इसको काकवर्ण की उपाधि दी गई है। कालाशोक या काकवर्ण का शासन प्रारंभ हुआ। कालाशोक के शासन काल में ही द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन वैशाली में हुआ था। याद रखिएगा मेरे जिगर के टुकड़ों। इससे आगे चलते हैं तो इस वंश का, हाँ, कालाशोक के मर जाने के बाद उसका 10 गो बेटा था, है ना। पहले का राजा तो बहुत रानी रखता था ना, तो बालो बच्चा ज्यादा होता था, तो 10 गो बेटा था, 10 बारी बारी से शासन किया। इस वंश का सबसे अंतिम शासक पंचामर था। पंचामर संप्रति या पंचामर इस वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। यह था शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। उसके बाद नंद वंश का शासन प्रारंभ हुआ था। उसके बाद नंद वंश का शासन प्रारंभ हुआ था 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के बीच नंद वंश ने भारत पर शासन किया। नंद वंश के पहले शासक महापद्म नंद थे और इस वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। आप लोगों को मैंने पहले ही बतला दिया है कि इस राजवंश से उस काल के
दुनिया के सबसे महान गुरु चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त का झगड़ा चलता था और उन्होंने कसम खा रखी थी कि मैं जब तक इस वंश का सर्वनाश नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और इस कारण ही उन्होंने एक बच्चा को गोद लिया और उसे तैयार करके नंद वंश के खिलाफ उसको सारी शिक्षाएं दी, साम दाम दंड भेद सब शिक्षा देने के बाद जब वो बच्चा बहुत मजबूत हो गया, बाद में जब युवा हो गया, बाद में जब बहुत शक्तिशाली हो गया, तो उसी बच्चा ने घनानंद को मार के और नंद वंश का अंत किया भारत में और मौर्य वंश की स्थापना की। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुए। याद रखिए, यहां से शुरू होता है मौर्य वंश का सिनेमा, मौर्य वंश का इतिहास, जो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक जाता है। इस वंश के पहले शासक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया भारत में। यह भारत वंश के तमाम राजाओं में अग्रगण्य राजा माने जाते हैं, महान राजाओं में से एक माने जाते हैं, श्रेष्ठ राजाओं में से एक माने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और इनके विकास का सबसे बड़ा कारण इनके गुरु थे चाणक्य, जो इनके प्रधान सेनापति भी रहे। जब तक जीवित रहे इन्होंने पैर पकड़ के उन्हें रोक लिया था और कहा था कि आप मेरे प्रधान सेनापति रहिए। हे गुरुदेव, हमें आपके संरक्षण की जरूरत है। आजकल का चेला कलेक्टर बन जाता है तो वो अपने आप को गुरु का बाप समझता है। आजकल का चेला मामूली एगो दरोगा बन जाता है ना, तो वो चाहता है कि हमारे गुरुदेव हमरे सैल्यूट करे, है ना। लेकिन उस जमाने में देखिए, पूरे भारत पर शासन करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने गुरु का इतना सम्मान किया कि उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आपका शरण मुझ में अहंकार आ जाएगा, आप जाइएगा तो हम अहंकारी हो जाएंगे, अहंकारी होकर छत बिछत कर लेंगे हम अपनी शक्ति को। इसलिए आप अपने शरण को हमारे पास रहने दीजिए, अपने चरण में हमको शरण दे दीजिए हे गुरुदेव, और एक पद ले लीजिए, प्रधानमंत्री का पद, और आप रहिए। जब तक चाणक्य ने अपनी जिंदगी जी तब तक वो चंद्रगुप्त मौर्य पर आशीर्वाद बनाए रखे। और यही कारण है कि चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने बहुत जगह गलती करने से रोका और इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में सबसे प्रसिद्ध हो गया, सबसे बड़ा हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संभालते ही 323 ईसा पूर्व से जब उसने शासन संभाला, अपने घोड़े के बूट के तले पूरे भारतवर्ष को रौंद कर रख दिया। चारों ओर भारत के चारों दिशाओं में उसने हमला किया और बड़े बड़े राजाओं के छक्के छुड़ा दिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी हमें मुख्य रूप से दो स्रोतों से प्राप्त होती है। मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका, यूनानी राजदूत था यह, जो भारत में आके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। मेगास्थनीज द्वारा ही ये यूनानी राजदूत था जिसने एक पुस्तक का निर्माण किया जिसका नाम है इंडिका। इस पुस्तक से हमें मौर्य वंश और चंद्रगुप्त मौर्य वंश के बहुत सारी बातों की जानकारी मिलती है, उसकी शासन पद्धति की जानकारी मिलती है, इस काल के लोगों के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। चूंकि कई वर्षों तक मेगास्थनीज रहा था इनके दरबार में, इसीलिए मेगास्थनीज ने बहुत अच्छा से देखा था मौर्य प्रशासन को और मौर्य प्रशासन के बारे में उसने बहुत कुछ लिख रखा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है जिससे चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, वह है उनके महान गुरु चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र याद रखिए, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की, हालांकि देखने में ये इकोनॉमिक्स का पुस्तक लगता है लेकिन इसमें मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। ये राजनीतिक पुस्तक है, एक तरह से नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन चाणक्य ने जो ये पुस्तक रची है इससे मौर्य वंश के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सी बातों की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महानतम शासकों में से गिने जाते हैं। 305 ईसा पूर्व में इसने पश्चिमोत्तर भारत प्रशासन कर रहे सिकंदर महान के महान सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराकर यहां से भगा दिया था। याद रखिए, जिस समय सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में हमला किया था तो उसका युद्ध हुआ था पोरस से, पंजाब के शासक पोरस से। इस दोनों का भी बड़ा ही प्यारा
एक युद्ध मिलाप है। जब पोरस हार गया था तो पोरस का हाथ बंधवा के और उसको सिकंदर ने अपने दरबार में लाने का आदेश दिया था। सिकंदर ऊंचे सिंहासन पे बैठा हुआ था और पोरस शान से सीना तान के खड़ा था। सिकंदर ने अपने दरबार में अपने सिंहासन से कहा, बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए। पोरस ने भी सीना टाइट करके कहा, सीना तान के कहा कि अरे मेरे साथ क्या तुम व्यवहार करोगे, वही व्यवहार करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। यह सुनकर सिकंदर आश्चर्यचकित हो गया था और उसने फौरन अपने सेनापति को और सेना को आदेश दिया, इसका हाथ का बंधन खोल दिया जाए। और जैसे ही हाथ का बंधन खुला तो सिकंदर ने कहा, तुम मेरे गुलाम बन के रहने लायक नहीं हो, तुम किसी दंड के अधिकारी नहीं हो। तुम्हारे जैसा व्यक्ति, तुम्हारे जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति, तुम्हारे जैसा सानी राजा सिकंदर का मित्र होने योग्य है। और उसने सिकंदर ने गले लगा लिया और पोरस को गले लगा के कहा कि मित्र, हमारी मित्रता स्वीकार करो। पोरस ने भी जीवन के अंतिम क्षण तक सिकंदर का साथ दिया था और जितना भी युद्ध सिकंदर लड़ा भारत में, उसमें जीत की बहुत बड़ी भूमिका पोरस की भी थी। मित्रतावश इसने हर प्रकार का, जानते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाहे, है ना। विभीषण अगर नहीं राम के पक्ष में होते तो राम का जीतना असंभव था। वैसे ही सिकंदर के पक्ष में अगर पोरस नहीं होता तो इतनी आसानी से पश्चिमोत्तर भारत के कई दर्जनों राज्यों को वो नहीं जीत पाता। और पोरस की ही मित्रता के कारण उसने भारत के, पश्चिमोत्तर भारत के बहुत सारे भाग पे कब्जा जमा लिया था। जब सिकंदर की मृत्यु हो गई, याद है ना सिकंदर की कहानी, मरे वाला, हाँ, तब मृत्यु जब हो गई तो उसने मरने से पहले कह रखा था कि मैंने पश्चिमोत्तर भारत में जितने भी राजाओं को जीता है, जितने भी राज्य जीते हैं, उन सबों को मेरे मरने के बाद मेरी इच्छा है कि मेरा प्रधान सेनापति सेल्यूकस निकेटर संभाले। तो उसी समय से 326 ईसा पूर्व से ही सेल्यूकस निकेटर पश्चिमोत्तर भारत पर शासन कर रहा था। और इधर अब एक म्यान में 2 तलवार, एक जंगल में 2 शेर, इस संभव नहीं है कि रहेगा, है ना। दोनों को अपने अपने ताकत का एहसास होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के सामने झुक नहीं सकता। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकता, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकता। चंद्रगुप्त मौर्य एक शेर था और उधर सेल्यूकस निकेटर भी एक शेर था, क्योंकि वह सिकंदर महान का सेनापति था। दोनों ने युद्ध करना ही 305 ईसा पूर्व में उचित समझा कि भाई फरियाइए ले, जेकर धोती फटता चल जाइए बाहर, युद्ध से बाहर, है ना। दोनों में युद्ध हुआ और धोती फटा अंत में सेल्यूकस निकेटर का, और वह भारत से बाहर चला गया और उसके सभी स्थान पर कब्जा जमा लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये थे इतने शक्तिशाली कि सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का प्रधान सेनापति था, उसे भी मार के यहां से बाहर भगा दिया था। और ऐसा भी माना जाता है कि उसने अपनी एक बेटी का विवाह भी करवा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य से, है ना, उपहार में, गिफ्ट, है ना। अभी का गिफ्ट होता है 200 रुपया, उधर उस समय का गिफ्ट कितना अनमोल होता था, है ना। चलिए जान लीजिए। इससे जब हम आगे चलते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य भारतवर्ष के तमाम राजाओं को जीतते हुए इतना विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दिए कि इनका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में कर्नाटक तक, पूरब में बंगाल से लेके पश्चिम में ईरान तक फैल गया था। बहुत बड़ा साम्राज्य, लगभग पूरा भारत तो था ही, पश्चिमोत्तर भारत का भी और उस दूसरे देश का भी बहुत सारा भाग इसके अधीन आ गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका बेटा शासक हुआ जिसका नाम था बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। याद रखना चेला सब, बिंबिसार और बिंदुसार में तुम फेंटा नहीं जाना। बिंबिसार और बिंदुसार दोनों अलग अलग है। बिंबी या बिंदु, बिंबी बिंदु। बिंबिसार मगध का पहला शासक था, हर्यक वंश का संस्थापक था। और बिंदु, बिंदु जो था यह आपको मौर्य वंश का दूसरा शासक था, है ना। याद रखिएगा बिंबिसार और बिंदुसार, सदा याद रखिएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है बिंदु। इस नाम से मुझे बहुत लगाव है, जुड़ाव है। इस नाम की मेरी एक बहुत ही मुझे मानने वाली एक महिला थी और अभी भी है। उसने मुझे बहुत माना अपने जीवन में और मैं उसको धन्यवाद देता हूं भारत के इस मंच से कि उसने
बड़े बुरे वक्त में हमारा बहुत साथ दिया था और मेरी बड़ी सेवा की थी। या इसको गलत अर्थ में आप लोग नहीं लीजिएगा, सब चीज प्रेमिका और प्रेमी नहीं होता है। बहुत सारी चीजें भावनाओं से जुड़ी होती हैं, है ना। भावनाओं से जुड़ी हुई चीजें सबसे ऊपर होती है। इससे आगे चलते हैं। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था और इसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात, अमित्रघात के नाम से जाना जाता है बिंदुसार को, जिसका मतलब होता है दोस्ती कह ले तो ठीक हूँ न तो मार के गर्दा छोड़ा देबो। दोस्ती कह ले तो ठीक हूँ ना तो तोरा मार के गर्दा छोड़ा देबो। कहने का मतलब है अमित्रघात कि अगर मेरे सामने सही से रहना है तो मेरा मित्र बन के ही रहना होगा, शत्रु बनोगे तो मार के तुम्हारा गर्दा छोड़ा देंगे, है ना। तो बिंदुसार को इतिहास में अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, लेकिन नाम के अनुरूप ही नहीं था। बड़ा चालाक व्यक्ति था। इसने सोचा कि बाबूजी इतना रख ही गए हैं, काहे जुटो मुटो का मारपीट करे, दंगा फसाद ज्यादा करने की क्या जरूरत है, जगह बचा नहीं है जिसको जीता जाए। लगभग पूरा भारत जीतिए चुका है हमारे बाप। तो इसने सोचा कि आराम से जिया जाए। खूब ऐश किया, 25 साल खूब ऐश किया, है ना। लाओ कटोरे कटोरे तस्मई खिलाओ, आराम से सुनते हैं टेंशन फ्री होके। इसने ज्यादा युद्ध नहीं लड़ा और इसी के दरबार में सीरिया के शासक एंटीओकस ने, याद रखिएगा, सीरिया के शासक एंटीओकस ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। दर्जनों बार एग्जाम में पूछे हुए और पूछेगा भी। सीरिया के शासक एंटीओकस ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था बिंदुसार के दरबार में। इससे आगे चलते हैं तो बिंदुसार भारत के उन राजाओं में शुमार होता है जिसने न ज्यादा युद्ध किया न ज्यादा शांति की नीति अपनाई। इसने एक प्रकार से उदासीन शासन किया 25 साल तक अपने साम्राज्य। लेकिन याद रखिएगा, अपना राज्य को छीनने भी नहीं दिया। कि ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं किया था कोई आया डरे, सब जानता था कि इससे जीतना असंभव है, बहुत बड़ा साम्राज्य का मालिक है, इसीलिए इससे दूसरा युद्ध करने भी नहीं आया। बिंदुसार के बाद आपके धड़कनों को बढ़ा देने वाला राजा अब प्रस्तुत होता है, जिसका नाम है अशोक, सम्राट अशोक। दो सौ तिहत्तर ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था सम्राट अशोक ने। इसे भारत के इतिहास के सबसे उदार शासकों में गिना जाता है। इसे देवानंग प्रिय या प्रियदर्शी की उपाधि दी गई है। देवानंग प्रिय जो देवताओं का प्यारा हो और प्रियदर्शी जिसका दर्शन प्यारा हो। अब सोचिए इसने ऐसा क्या किया अपने जीवन में कि इसे देवता का प्यारा कहा गया और इसे कहा गया कि जिसे देख लेने से ही, जिसका दर्शन करने से ही उसके प्रति प्यार उमड़ जाए। हालांकि इसका स्टार्टिंग जीवन अच्छा नहीं था, स्टार्टिंग जीवन में काफी आक्रामक था। यह व्यक्ति एक बात के लिए सदा ही अपने पूर्वजों को कोसा करता था। मन में इसके मलाल था कि पता नहीं हमर दादा, हमर पप्पा कलिंगवा के काहे छोड़ दिए हैं, कलिंग को क्यों छोड़े, सुदूर दक्षिणी भारत के कुछ राज्यों को क्यों छोड़ दिए, के बाद में उचूड़ी पहन के एक तरह से बैठ गए क्या, काहे युद्ध नहीं किए, काहे कलिंग को नहीं जीते। यह बात इसके दिमाग में राजा बनते ही हमेशा कौंधता रहता था। लेकिन यह नहीं समझता था कि इसका कुछ और कारण था। इसके दादा और इसके पिताजी अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार जानते थे कि कलिंग की जनता अपने राष्ट्र से, अपने राज्य से इतना प्यार करती है कि एक एक जनता के मार देने के बाद ही कलिंग पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो ये लाभकारी बात नहीं है। जब जनता ही नहीं रहेगी तो कौन जय जयकार मनाएगा। और इस प्रकार इतना बड़ा अपजस नहीं लेना चाहते थे ये लोग, चंद्रगुप्त मौर्य और वो भी जीत सकते थे कलिंग को, लेकिन उतना बड़ा अपजस नहीं लेना चाहते थे। लेकिन सम्राट अशोक ने इसे ईगो का विषय बनाया और वो चल पड़ा कलिंग की ओर। कलिंग के राजा पद्मनाभन से उसने युद्ध किया, युद्ध भूमि में उसे हराया, मार दिया। याद रखिए कलिंग कि जनता इतनी मारी गई कि सेना की संख्या से ज्यादा उसकी जनता मारी गई। कितना प्यार रहा होगा अपने राज्य के प्रति, अपने मन में, उनके मन में, उस जनता के मन में, ये आप समझ ही सकते हैं। और इस प्रकार कलिंग युद्ध जो हुआ था, इसकी 3 घटना ज्यादा महत्वपूर्ण है अशोक के शासनकाल की, जिसमें से पहली घटना है कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व।
अशोक का धम्म, और अशोक के शिलालेख। ये तीन बातें अशोक के शासन, वैसे तो सारी बातें इसके शासनकाल की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप असाइनमेंट से मेरे पीडीएफ से पढ़िएगा, लेकिन ये तीन बातें तो इसका डिस्क्रिप्शन जरूरी है, वर्णन जरूरी है। कलिंग युद्ध जिसके बारे में अभी मैंने जानकारी दी कि पद्मनाभन जो कलिंग के उस समय के तत्कालीन राजा थे उससे युद्ध हुआ था अशोक का, और इस युद्ध में भयंकर रक्तपात के बाद 1.5 लाख सेना कलिंग की मारी गई थी, 1 लाख सेना मौर्य वंश यानी अशोक की मारी गई थी, और इस प्रकार अंततः अशोक ने अपने जिद को पूरा करते हुए कलिंग पर कब्जा कर ही लिया था। लेकिन भयंकर नरसंहार के कारण उसके दिल में बहुत ही मलाल रह गया कि मैंने शायद ये गलत कदम उठा लिया, और कसम खा ली कि अब आगे से युद्ध नहीं करूंगा। हालांकि ये उसका बहुत गलत निर्णय था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य के राजा थे जो ताक में थे कि हम मौर्य साम्राज्य जब कमजोर होगा तो उस पर हमला करेंगे। विदेशी आक्रमणकारी भी ऐसे ताक में थे और उसे मौका दिया। सम्राट अशोक ने इस नीति को अपनाकर कि हमारा मारबे तो मारबे, हम तोरा न मारबो, हम कसम खाते हैं, है ना। तो बाद में इसी का लाभ उठाया पुष्यमित्र शुंग ने, है ना। अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या करके भारत में शुंग वंश की स्थापना की थी। तो कलिंग युद्ध की जानकारी तो आपको हम पहले ही दे दिए हैं। इससे आगे चलते हैं। अशोक का धम्म। धम्म एक संस्कृत शब्द है। धम्म एक संस्कृत शब्द है जिसका प्राकृतिक नाम है, प्राकृत भाषा में उसे कहा जाता है धम्म। धर्म एक संस्कृत शब्द है, यह संस्कृत भाषा का शब्द है जिसको धम्म कहा जाता है। धम्म कहा जाता है प्राकृत भाषा में। धर्म संस्कृत का शब्द है जिसे प्राकृत भाषा में धम्म कहा जाता है, और सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद एक धम्म की स्थापना की जिसे अशोक का धम्म ही कहा गया। यह पहले बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ था सम्राट अशोक, लेकिन बाद में इसने महसूस की कि सारी बातें, सभी धर्मों की सारी बातें सही नहीं है, सभी धर्मों की सारी बातें गलत नहीं है। इसने महसूस किया कि सभी धर्मों की कुछ बातें किसी धर्म की ज्यादा अच्छी है, कुछ बातें किसी धर्म की अच्छी है। तो इसने विभिन्न धर्माचार्यों से ज्ञान प्राप्त किया और सब धर्म की अच्छी अच्छी बातों को मिलाकर अपने नाम से एक धर्म की स्थापना की जिसे अशोक के धम्म के नाम से जाना जाता है, यानी अशोक का धर्म। याद रखिए, इस धर्म के प्रचार के लिए इसने विभिन्न प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए, एक विशिष्ट अधिकारी वर्ग नियुक्त किए जिसे धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता है। धम्म मिस धर्म, महामात्र मिस अधिकारी, वैसे अधिकारी जिनका काम था धम्म का प्रचार करना। याद रखिए, मौर्य वंश के पतन का ये भी एगो कारण था, क्योंकि सैलरी उठा के सब जाके नेव ने अपना घूमता था, पीपल के जून अपना उल्टल रहता था, सैलरी उठाता था, कहता था कि हम प्रचार कर रहे हैं। इससे अशोक का जो राजकोष था वो भी बाद में खाली हुआ था। यह भी मौर्य वंश के पतन का एक कारण माना जाता है, महत्वपूर्ण कारण। अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अब समझ लीजिए अपने धम्म के प्रति कितना दीवाना था कि इसके प्रचार के लिए इसने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका की यात्रा पर भेजा था। अशोक के शिलालेख, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अशोक के शिलालेख याद रखिए, शिला मिस पत्थर, लेख मिस उस पर उकेरा गया बात, उस पर उकेरे गए लेखे। तो जान लीजिए, सम्राट अशोक ने अपने काल का एक नया इन्वेंशन किया कि उसने पत्थरों पर अपने आदेश खुदवाए, पत्थरों पे अपनी विनतियां खुदवाए, पत्थरों पे जो भी संबोधित करता था वो जनता को, वह पत्थरों पे ही लिख खुदवा के संबोधित करता था। और इस प्रकार इसने एक नई प्रपाटी का जन्म दिया जिसे अशोक के शिलालेख के नाम से जाना जाता है। अशोक का शिलालेख याद रखिएगा, यह 5 भागों में बटा हुआ है, 5 प्रकार का है। वृहत शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, वृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। 5 प्रकार का इसका शिलालेख है, पत्थरों पर उकेरा गया लेख है। और इसमें इसके सारे
शासन के बारे में, या क्या सोचता था, या क्या आदेश देता था जनता को, जनता से इसकी क्या उम्मीद थी, या जनता के बारे में क्या विचार रखता था, उन सारे बातों की जानकारी मिलती है। और इसने अपने शिलालेखों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के आदेश जारी किए थे, जिससे इनकी सोच का पता चलता है। तो ये तीन चीज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई कारणों से 184 ईसा पूर्व आते आते मौर्य वंश का पतन हो गया, और उस समय जो अंतिम शासक थे वृहद्रथ, मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ थे, उनकी हत्या करके 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने भारत में शुंग वंश की स्थापना की थी। खूब एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए विदा लेता हूं। जय हिंद।